प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, ये चैप्टर को हम देखेंगे आज। तो यहां पर हमें क्या करना है, प्लांट्स को वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है ये देखना है। आपको पता है 90 से लेकर 95% तक वाटर प्लांट को लगता है, और वाटर प्लांट के हर पार्ट में होता है, सीड में होता है, फ्लावर में होता है, इतना ही नहीं स्टेम में होता है, लीफ में भी होता है। ये बात हमें पता है, इसलिए हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखने वाले हैं। सो देखो बेटा, सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज देखना है प्लांट के, वाटर के, सॉरी वाटर के प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट वन हमें यहाँ पर देखना है, वाटर का पीएच जो है वो स्पेसिफिक है, और ये पीएच न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है, ये बात याद रखना है। उसके बाद वाटर की वजह से क्या होता है, तो वाटर की वजह से जो रिएक्शंस चलते हैं, ये रिएक्शंस दोनों प्रकार के होते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और थर्ड वन, प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है वाटर की वजह से, जहां पर फोटोसिंथेसिस चलेगा। क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस चलेगा। इतना ही नहीं, रेस्पिरेशन भी चलेगा, रेस्पिरेशन चलेगा। ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, वाटर के अंदर स्पेसिफिक हीट कंडक्शन कैपेसिटी होती है, हीट कैप्चरिंग कैपेसिटी भी होती है, स्पेसिफिक हीट कैप्चरिंग कैपेसिटी। वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है रूम टेम्परेचर को, ये भी बात याद रखेंगे आप। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, वाटर के अंदर हमें कुछ फोर्सेस दिखाई देते, जैसा कोहेसिव, एडेसिव, बस। और जो भी बॉन्डिंग रहेगी वो रहेगी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर के अंदर। ओके, ये बात यहां पर हम प्रॉपर्टीज के तौर पर समझ लेते हैं। अब देखो, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन हमें दिखाई दे रहा है। जिस वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन को हम रूट बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? रूट। और जो रूट है ना, वो इस प्रकार से होता है, देखिएगा, जो वाटर का रूट है, इस रूट के डायग्राम हम निकाल रहे हैं। आगे वाला हिस्सा होता है रूट टिप का। चलो मुझे लेबल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यस बेटा, रूट टिप होता है। यस, करेक्ट है बेटा वेदांत, बहुत बहुत करेक्ट है। आयुषी बेटा करेक्ट है। यस श्रुति बेटा, कंपटीशन लेंगे हम, आज भी है कंपटीशन 9 बजे। ओके, यस, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर याद रखिएगा। ओके, एमडी क्रिएशन करेक्ट है। तो ये रूट का टिप है बेटा, और जो आगे वाला हिस्सा है ना रूट का, वो इस तरह से होता है। मैं अलग पेन से निकालूंगा थोड़ा, देखिएगा, ये वाला आगे वाला हिस्सा जो है वो इस प्रकार से, इसे हम रूट कैप बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? रूट कैप। और जो रूट कैप बनती है ना, वो बनती है कैलिप्ट्रो से, यानी कि कैलिप्ट्रोजन से, इसलिए हम उसे कैलिप्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलिप्ट्रा बोलेंगे। ये बात याद रखिए, कैलिप्ट्रा हम उसे बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हम देखेंगे इस प्रकार से दिखाई देता है रूट का। अब देखो, इस रूट के अंदर हमें कुछ रीजन्स दिखाई देते हैं। क्या रीजन्स होते हैं बताइएगा? ये रूट कैप बन गया। रूट कैप के साथ हमें अलग अलग रीजन्स देखना है। यहां पर होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कौन से सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये बात याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से ये बन गया मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, यानी कि रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन। और यहाँ पर अंदर के साइड में जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्वासेंट जोन है। कौन सा? क्वासेंट। यहाँ पर इनएक्टिव सेल्स होते हैं पूरे, एग्जाम में भी पूछा था पॉइंट, है ना? यस बेटा, करेक्ट है। सरगम, संयम बेटा, सोनाली बेटा, विशाल नहीं है आज, मुकेश सर का लेक्चर नहीं है बेटा। चलो, मुकेश सर थोड़ा आज बिजी हो गए गणपति भगवान गणेश के अंदर। ये देखो, ये हमारा दूसरा सेल से, इसे हम बोलेंगे इलॉन्गेटेड सेल्स। कौन से सेल है? इलॉन्गेटेड। ओके, इलॉन्गेटेड सेल्स है।
तो इसे बोलेंगे जोन ऑफ इलॉन्गेशन। क्या बोलेंगे? जोन ऑफ इलॉन्गेशन। ये हो गया थर्ड जोन। फिर ऊपर की साइड में हमें कुछ सेल दिखाई देते हैं, वो थोड़ा मैच्योर्ड सेल होते हैं, इसे हम मैच्योर्ड सेल बोलेंगे इस तरह से। तो ये जोन कौन सा है बेटा? यस करेक्ट है बेटा साक्षी, चंद्रशेखर करेक्ट है बेटा। ओके यस बेटा करेक्ट है वैसे बेटा। तो ये जोन बनता है मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन, अब देखो ये मैच्योरेशन जोन बन गया, तो यहां पर हमें कुछ आउटग्रोथ दिखाई देते हैं। ये 4th नंबर का जोन हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ आउटग्रोथ दिखाई देते हैं। अब कौन से आउटग्रोथ है देखिएगा, जो आउटग्रोथ है वो इस प्रकार से यूनिसेलुलर, इसे हम रूट हेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे बच्चा? रूट हेयर्स। तो ये बनता है रूट हेयर, और इस जोन को बेसिक इसका जो वर्क है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का है, इसलिए हम इसे एब्जॉर्प्शन जोन भी बताएंगे। क्या बनाएंगे? एब्जॉर्प्शन जोन। बताओ अब देखो रूट के बारे में क्या बताया हमें यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर। स्लाइड के अंदर हमें बताया कि रूट जो है वाटर एब्जॉर्बिंग करने वाला मेन ऑर्गन है। इतना ही नहीं, वो मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है। मिनरल तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वाटर को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करने वाला ये पार्ट है। उसके बाद एपिफाइटिक प्लांट्स के अंदर अगर हम सोचेंगे, जैसा कि ऑर्किड्स के बारे में, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं उसके फॉर्म में भी क्या किया जाता है? वाटर का एब्जॉर्ब किया जाता है ईयर से। और वो एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स के अंदर बेलमेन नाम के टिश्यूज होते हैं, जो स्पेशल टिश्यूज है, जो वेपर के फॉर्म में वाटर का एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब टिपिकल रूट के अंदर हमें 4 रीजन तो दिखाई दे रहे हैं, जो हमने यहाँ पर बताए। कितने रीजन दिखाई दे रहे हैं? 4 रीजन तो दिखाई दे रहे हैं। ओके यस, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखो रूट का आगे का जो हिस्सा है वो तो रूट हेयर्स है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन चलेगा। क्या चलेगा? चलो अब रूट के रीजन के हिसाब से ये डायग्राम आपको दी है। ये देखो ये मैच्योरेशन जोन है जहां से एब्जॉर्प्शन चलेगा, ये रूट एब्जॉर्प्शन जोन है, वहां पर भी मैच्योरेशन है और एब्जॉर्प्शन भी वहां पर है। और रूट हेयर्स दिखाई दे रहा है जो यूनिसेलुलर होता है। रूट हेयर के बारे में कुछ कैरेक्टर्स हमें दिए वाले हैं, कौन से वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखो और एक बात आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर, बहुत सिंपल वैसे, ज्यादा क्रिटिकल नहीं बनाऊंगा इसे, इजी वैसे हम चल रहे हैं। यस बेटा सूरज, ओके आकाश, श्रेयस, समीक्षा बेटा, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक रीजन, और यहां पर देखो जोन ऑफ इलॉन्गेशन दिया है, मेरिस्टेमेटिक रीजन दिखाई दे रहा है और रूट कैप, तो ये रीजन्स मेन है बेटा। अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखिएगा आपको दिखाई देता है स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। और स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इतना ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल दिखाई दे रही है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, वैक्यूल है, रूट एपिथेलियल सेल्स वहां पर है और न्यूक्लियस भी है। ओके समझ में आ गया? तो ये बात रूट हेयर्स की होती है। अब रूट हेयर्स के बारे में कुछ कैरेक्टर्स भी हमें दिए हैं, वो भी हम अच्छी तरह से लिखेंगे। देखो रूट हेयर जो है वो यूनिसेलुलर है, ऐसा है, यूनिसेलुलर है। इतना ही नहीं, उसके अंदर वैक्यूल है बेटा। ओके और वैक्यूल रहने की वजह से रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का वर्क इजीली कर सकता है। और रूट हेयर के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके तो इतना सब कुछ हो गया। यस ओके पूजा बेटा, वेदांत, नेक्स्ट। अब देखो रूट के लिए अवेलेबल होने वाला वाटर कौन सा है, और जो भी वाटर रूट के लिए अवेलेबल होता है ना, तो उस एब्जॉर्ब फॉर्म में रहने वाले वाटर को हम राइजोस्फीयर बोलते हैं। ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको पता है अलग अलग टाइप्स के वाटर होते हैं, जैसा कि ग्रेविटेशनल वाटर है यहाँ पर दिए वाला,
जो बहुत अंदर होता है ग्रेविटी के पास। उसके बाद दिया है हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर होता है। इतना ही नहीं, कंबाइंड वाटर होता है जिसके अंदर जो हम पोल्यूटेड वाटर बोलेंगे वो ज्यादातर प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्लाइड से बताऊंगा, फिर डायग्राम से समझाऊंगा। देखो ये राइजोस्फीयर यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब फॉर्म में होता है प्लांट के लिए वो, और ग्रेविटेशनल हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कंबाइंड वाटर और कैपिलरी वाटर भी हमें यहाँ पर दिए हैं। जो वाटर डीपली होता है, जो ग्रेविटेशन वाटर होता है यानी कि बहुत नीचे होता है, तो वो ग्रेविटेशन होता है। उसके बाद कुछ वाटर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर इम्बाइब हुए वाले होते हैं, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे। फाइनली देखो कुछ वाटर ऐसा भी होता है जिसके अंदर हमें हाइड्रेट ऑक्साइड्स दिखाई देते हैं बच्चा। उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे भी वाटर वहां पर प्लांट के लिए थोड़ा दिक्कत वाइज होते हैं, प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये कंबाइंड वाटर बन गया। कौन सा बन गया? कंबाइंड। लेकिन प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए एक ऐसा वाटर होता है जिसे हम कैपिलरी वाटर बोलेंगे। ठीक है, देखो अब एक सीधी सीधी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा। देखिएगा क्या है बच्चा, ये देखो ये प्लांट बॉडी है। ये क्या है? एक प्लांट बॉडी है और ये उसके रूट है बेटा। क्या है? रूट है प्लांट्स के। क्या होता है देखो, इस प्लांट के अंदर आपको पता है इस प्लांट को अगर वाटर मिल जाएगा तो ये प्लांट अच्छी तरह से क्या हो सकता है? ग्रो होता है। लेकिन जो वाटर का हिस्सा दिया है ना वो कुछ इस प्रकार से है। देखो एक वाटर है बहुत नीचे प्रेजेंट है, यहां तक प्लांट के रूट ही नहीं पहुंचते हैं या फिर पहुंच पाते ही नहीं। इसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। खत्म। उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं हम। ऊपर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ वाटर ऐसा भी होता है बेटा, देखो जो ऊपर के हिस्से में होता है यहाँ पर। तो ये होता है कंबाइंड वाटर। कौन सा? कंबाइंड। ये कंबाइंड वाटर के अंदर क्या है? पूरा पोल्यूशन है, जैसा कि सिलिकॉन है इसके अंदर। उसके बाद सिलिकॉन के साथ यहां पर क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हाइड्रेट्स ऑक्साइड भी है। हाइड्रेट्स ऑक्साइड भी है यहां पर इसके साथ। तो ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में, तो ये पोल्यूटेड वाटर प्लांट्स के लिए थोड़ा दिक्कत वाइज हो जाएगा। उसके बाद कुछ पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, मैं यहां पर निकालूंगा ये व्हाइट कलर में, जो कि ये सॉइल पार्टिकल है। तो ये सॉइल पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करके ले रहे हैं। अब वाटर है लेकिन कहाँ है? सॉइल के अंदर है। कहां पर है? सॉइल के अंदर वाटर है बेटा। ये सॉइल के अंदर वाटर है। अब सॉइल के अंदर वाटर है तो ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जो वाटर यहां पर दिखाई दे रहा है ये वाटर होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक तो ये प्लांट के लिए थोड़ा दिक्कत वाइज है, ये भी प्लांट को पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि जो वाटर यहां पर है, कहां पर? देखो यहां पर एक सॉइल पार्टिकल है, ये एक सॉइल पार्टिकल है, ये एक सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल। ये पूरे सॉइल पार्टिकल के अंदर जो गैप होता है ये होता है कैपिलरी। ये कौन सा गैप है? ये अलग पेन से मैं लेबल करूंगा इसे। देखो जो ये गैप दिखाई दे रहा है ये कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। तो यहां पर प्रेजेंट रहने वाला वाटर कौन सा है? कैपिलरी वाटर। और वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। कौन सा वाटर? कैपिलरी वाटर। समझ में आ रहा है? यस 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 बेटा, ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, इसे बहुत जल्दी कवर करेंगे हम। तो ये कैपिलरी वाटर होता है जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ओके वैष्णवी बेटा, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा बेटा, बच्चे बोलते हैं मुझे कैपिलरी वाटर बता दीजिए। देखो एक सिंपल बात है, एक सॉइल पार्टिकल लेता हूं मैं यहाँ पर। ये वाला ये सॉइल पार्टिकल है, ये वाला दूसरा सॉइल पार्टिकल, ये वाला तीसरा सॉइल पार्टिकल है, ये वाला चौथा सॉइल पार्टिकल है और ये वाला पांचवा सॉइल पार्टिकल है। होता क्या है बच्चा, इस सॉइल पार्टिकल के अंदर ये वाटर है पूरा, ये पूरा क्या है? वाटर है। तो ये हो गया कैपिलरी वाटर। कौन सा? कैपिलरी वाटर। अब देखो रूट है यहां पर, क्या है? रूट्स है
और जो रूट है वो अंदर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अंदर। अब मैं इसे अलग पेन से निकालूंगा। ये पूरा रूट है यहां से यहां तक का, और इस रूट के ये हेयर से ये अंदर आ गए और यहां से वाटर ले रहे हैं। तो ये कैपिलरी वाटर रूट के लिए अवेलेबल होता है। समझ में आ गया आपको अभी? चलो, तो इतना ही करना है इस चैप्टर से। अब आता है ग्रोथ हार्मोन्स। ये चैप्टर ग्रोथ हार्मोन्स, इस चैप्टर के दौर पर हमें क्या बताया है बच्चा? देखो, ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पर हमें हार्मोन की जो टर्म दी वाली है वो 1906 में दिए है स्टार्लिंग ने सबसे पहले। तो स्टार्लिंग का नाम हम यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखने वाले। उसके बाद देखो, स्टार्लिंग का नाम हमने याद रख दिया, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ हमें टाइम पीरियड रखना है 1906। ओके, उसके बाद देखो इन्होंने क्या बताया था, एनिमल फिजियोलॉजी के स्टडी उन्होंने की थी और वहां से हमें बताया था कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। जो ग्रोथ करते हैं उसे हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलेंगे, जो ग्रोथ रुकाते हैं वो इनहिबिटर्स होते हैं। तो हार्मोन्स के दो टाइप्स वहां पर हमें दिखते हैं, एक होते हैं प्रोमोटर और दूसरा होता है इनहिबिटर्स। ठीक है, दो। तो प्रोमोटर जो है उसमें ऑक्सीन, जिबरलिन दिया है, साइटोकाइन दिया है, और इनहिबिटर्स के अंदर इथिलीन और एब्सिसिक एसिड दिया है। बस ये बात हमें अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद थाइमन्स एंड अदर जो दिए हैं पिकस 1948, इनके अकॉर्डिंग जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, याद रखिएगा क्या है वो? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है बच्चा। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यस, ओके, यस बेटा, समीक्षा बेटा करेक्ट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और प्लांट्स के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं तो वो इफेक्ट भी तो करेंगे ग्रोथ के ऊपर, और इफेक्ट करने के साथ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी उनके दिखाई देते हैं। और जहां से हमें पता चलता है कि उनका जो क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम रहेगा तो वो अच्छा इफेक्ट बताएंगे, अगर बढ़ जाएगा तो वो साइड इफेक्ट बता सकते हैं। तो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना भी जरूरी होता है, ठीक है, और वो करने के लिए फ्लोएम पैरेंकाइमा का वर्क चलता है। ये हमें फिलिप्स ने बताया था 1971 में। ओके, अब देखिएगा, हमें ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन दिया है जो एफ वेंट ने बताया था 1931 में। तो एफ वेंट को याद रखना है। ऑक्सिन, जिसको हमने फर्स्ट टर्म बताया था, ऑक्सिन आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से। कहां से किया था? ह्यूमन यूरिन से। और ह्यूमन यूरिन से ऑक्सिन जब भी वहां पर आइसोलेट किया है तो वो एक पेडाग्रा नाम के डिसीज से सफरिंग रहने वाले पर्सन से किया था, पेशेंट से किया है ना, टाइगर या स्मिथ, इन्होंने 1931 में। ओके, प्लांट्स के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में सिंथेसिस होता है और प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने बताए थे, जैसा हम बता रहे हैं, थोड़ा मैं इसे अलग पेन से लिखूंगा। देखो, जैसा हम यहाँ पर बता रहे हैं, देखो, इंडोल एसिटिक एसिड जो IAA, ट्रिप्टोफैन्स जो प्राइमरी प्रीकर्सर्स है, ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी प्रीकर्सर्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड के साथ। ओके, प्लांट्स के अंदर इतना नहीं, इस हार्मोन्स की जो डिस्कवरी है वो सेल के इलॉन्गेशंस के लिए भी थी। और फाइनली जो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट रहता है स्टेम का, ये इस हार्मोन का वर्क था। इसी हार्मोन्स को हमने जब देखा था तो सिंथेटिक हार्मोन्स भी इसके अंदर दिखाई दे रहा था। यस बेटा कार्तिक, ओके, एक हार्मोन्स का वर्क भी वहां पर दिखाई दिया था, है ना। सो कौन सा दिया था? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और ये जो था ये सिंथेटिक था। नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, उसके बाद 2,4-D का भी एग्जांपल दिया है जिसे हम फिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी बोलेंगे, और फाइनली हमें पिक्लोरा का भी दिया था एग्जांपल। तो ये बात याद रखिएगा। इसके लिए हम 1931 से डिस्कवरी देखेंगे, और ये एक सफरिंग पर्सन के यूरिन से बताया था हमें, जो पेलाग्रा का सफरिंग था पर्सन। ओके, और इंडोल एसिटिक एसिड, उसके लिए एग्जांपल IBA, सिंथेटिक के लिए एग्जांपल हम रखेंगे याद। तो और फाइनली देखो 2,4-D, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा है 2,4-D। तो ये 3 टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है बेटा। क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? देखिएगा, अपाइकल डोमिनेंसी क्रिएट करेगा, इतना ही नहीं, ग्रोथ कंप्लीट करेगा,
इसकी स्टेम शूट की ग्रोथ रहने की वजह से न्यू शूट फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेगेशन के लिए सपोर्ट करेगा, एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस करेगा, हर्बिसाइड्स के लिए ये सपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं, डाइकोट्स वीड्स को किल करेगा। और फाइनली देखो ऑरेंज, लेमन, बनाना, ग्रेप्स, इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीन, पार्थेनोकार्पी दैट इज द ओके। सो सेल डिवीजन है, हाइलम डिफरेंशिएशन है, सेल डिफरेंशिएशन है ना, ये बात वहां पर याद रखना है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है, हायर हो जाने के बाद शूटिंग क्रिएट कर जाएगा और कुछ प्रोपोगेशन के लिए भी इसका सपोर्ट होता है, जो कटिंग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि प्रोपेगेशन जो चलता है ना, तो उस प्रोपेगेशन के लिए कटिंग करना बहुत, कटिंग कर हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, तो वहां पर ऑक्सीन का जो भी है प्रेजेंटेशन और ऑक्सीन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसा कि स्प्रे करने के लिए हम NAA24D ये लीची प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, पाइनएप्पल प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, फाइनली एप्पल्स के लिए और अब्सिसिक लेयर्स अब्सेशंस के लिए भी हम वहां पर ये बता सकते हैं। ऑक्सीन का वर्क अच्छी तरह से दिया है, इलोंगेशंस हमें वहां पर बताना है, और डॉर्मेंसी सीड की जो है वो प्रमोट करना और डॉर्मेंसी ब्रेक करना, ये भी ऑक्सीन के वर्क के वजह से चलता है। क्विक जर्मिनेशन के लिए भी हमें ऑक्सीन को याद रखना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कितने सारे ऑक्सीन के एग्जांपल्स हैं, कितने सारे टाइप्स है सिंथेटिक, वो याद रखिएगा और उसी के हिसाब से आगे बढ़िएगा। ओके, फिर दिया है जिबेरलिंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है और आपको भी आगे चलकर इसके बारे में पूछने के चांसेस हुए। ओके, सो देखिएगा जो जिबेरलिंस है वो एक्चुअली क्या है। सो जिबेरलिंस जो है बेटा, वो फर्स्ट जो आइसोलेट किया था वो एक फंगस से किया था। कहां से किया था, फंगस से, तो इसे हम फंगस हार्मोन्स भी बोलते हैं। थोड़ा एक मिनट, हाँ यस, उसे हम क्या बोलेंगे, फंगस हार्मोन्स भी बोलेंगे। तो फंगस कौन सी है, तो जिबेरेला फुजिकुरिया, एक जापानीज साइंटिस्ट ने बताया था हमें, उनका नाम था कुर्शवा। 1926 के अंदर ये डिस्कवरी हुई थी, जिन्होंने बैकरी डिसीज देखा था जो राइस के अंदर, और उस बैकरी डिसीज से ये फंगस वहां पर हमें बताई थी बेटा। यस, ओके गणेश करें बेटा, यस ओके रहना बेटा, ओके ओके। चलो अब उसके बाद देखो जिबेरलिंस जो है वो यागुटा और स्मोकी ने यहाँ पर बताया था, स्मोकी ने, जो 1938 में भी हमें, और जहां पर हमें 100 से ज्यादा जो थे वो जिबेरलिंस मिले थे, जैसा कि GA1, GA2, GA3 ऐसा करते करते हम 100 तक जाते थे। तो ये बात यहाँ पर याद रखना है। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, तो ये सीड डॉर्मेंसी जो है ब्रेक करेगा, बर्ड डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा। इतना ही नहीं, तो सीड के अंदर जर्मिनेशन प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है सीरियल्स लाइक बार्ली। उसके बाद हमें वीट दिया है, उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसा अमाइलेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करना, स्टेम की विड्थ इंक्रीज करना, स्टेम इलोंगेट करना, और बॉल्टिंग प्रमोट करना, इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाना, ठीक है, इंटरनोड्स की साइज बढ़ाना, फ्लावरिंग कंडीशंस क्रिएट करना, फ्लावर प्लांट्स के अंदर फ्लावर रहना, कैबेज लाइक प्लांट्स के अंदर रोसेट क्रिएट करना, बीट के अंदर, कैबेज के अंदर पार्थेनोकार्पी, टोमेटो वगैरह प्रोड्यूस करना, पियर, और जो डिले फ्लावरिंग क्रिएट करना लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर, अर्ली फ्लावरिंग क्रिएट करना शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, जेनेटिकली प्लांट्स को डॉर्फ बनाना, ठीक है। उसके बाद प्लांट के अंदर रैपिडली क्या होता है, इलोंगेशंस, इंटरनोड इलोंगेशंस करेगा। उतना ही नहीं, प्लांट्स के अंदर मेज लाइक प्लांट्स के अंदर, कॉर्न के अंदर स्टार्च नेचर बढ़ाएगा। वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट से प्लांट्स को ज्यादा जर्मिनेशन रेट बढ़ा देता है, डॉर्मेंसी ब्रेक भी करता है, और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर जो क्वांटिटी है प्लांट्स के अंदर, वो भी इंक्रीज करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि प्लांट्स की डायमीटर इंक्रीज करना, इतना ही नहीं, प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग आना,
सीड डोर्मेंसी ब्रेक करना, इनके मेन वर्क है। फ्लावर डिले करना, फ्लावर अर्ली करना, मेल फ्लावर की क्वांटिटी बढ़ाना, फीमेल फ्लावर की क्वांटिटी बढ़ाना, ये भी उनका बेसिक वर्क होता है। यस बेटा, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। यस बच्चे बहुत मजाक कर रहे हैं, है ना। ओके वैष्णव बेटा, फिर आता है साइटोकाइनिन। अब एक्चुअली साइटोकाइनिन क्या है बच्चा? साइटोकाइनिन जो ऐसा हार्मोन है बेटा जहां पर ये जो टर्म दी है, साइटोकाइनिन टर्म जो दी है, तो ये लेथम इनकी वजह से हमें मिली है। ठीक है, लेथम ने साइटोकाइनिन के दौर पर हमें बताया था, और इसी को लेकर साइटोकाइनिन की जब भी डिस्कवरी थी वो कुक एंड मिलर से भी मिली थी, कुक एंड मिलर। अब ये डिस्कवरी कब की बेटा? 1954 की। अभी यहाँ पर सेल का जो टिश्यू कल्चर नेचर है, तो कैलस के अंदर ये हमें ज्यादा तो पढ़ाई की वाली डिस्कवरी है, जो सीधा सीधा टोबैको प्लांट्स के बारे में दिया। टोबैको, ठीक है, टोबैको का हम निकोटिना टोबैकम भी बोलते हैं। तो इस प्लांट्स के अंदर, कोकोनट मिल्क के अंदर, कोकोनट मिल्क, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा डीएनए सैंपल, इसके अंदर भी हमें ये डिस्कवरी मिली थी। तो जो साइटोकाइन आता है वो काइनेटिन से आता है, काइनेटिन जो उसकी डेरिवेटिव है, केमिकल डेरिवेटिव होती है। तो इसका प्रॉपरली नाम क्या होता है बेटा? जो नाम हमें यहाँ पर दिया है, तो केमिकल नाम भी आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। तो प्रॉपरली जो केमिकल नाम दिया है वो यहाँ पर दिया है, 6-परफाइरल अमाइनोप्रोपेन, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन होता है। और ये जो ऑब्टेन हुआ था मेज ग्रेन से, जो अनराइप था, क्या था? अनराइप था, जहां पर हम उसे जीटीन बताते हैं। 6-बेंजाइल अमाइन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद इसी के हमें 7 डिफरेंट टाइप्स भी दिखाई देते हैं साइटोकाइनिन के, जो रिकॉर्ड किए हैं। इनका बेसिक वर्क है प्लांट्स के अंदर, जैसा कि साइटोकाइन प्लांट्स लाइक बनाना, फ्लावर, एप्पल एंड टोमेटो, कोकोनट मिल्क, इन सभी प्लांट्स के अंदर वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात हम साइटोकाइन के बारे में याद रखेंगे। चलो अब देखो इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। हर किसी के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। यस बेटा, गणेश, कल्पना, वैष्णवी, सोनाली, पीयूष, असलम, ओके ओके गौरी बेटा। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? ओके यस बेटा, वर्षा करेक्ट है। रेडी? अब देखिएगा, और एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, थोड़ा जस्ट क्लियर करवा रहा हूं मैं। जस्ट बेटा, अब देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यहां पर दिया है, और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस देखेंगे, है ना। मोबाइल से एप्लीकेशंस देखो, जो भी यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और एप्लीकेशंस है, उसके अंदर सेल डिवीजन मेन दिया है बेटा। हमें क्या दिया है? सेल डिवीजन मेन दिया है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इतना ही नहीं, ये क्या करेगा? सेल एनलार्जमेंट करेगा, उसके बाद हाई साइटोकाइनिन नेचर उसका रहेगा, और शूटिंग प्रमोट करेगा। शूटिंग का मतलब क्या होता है? शूटिंग का मतलब क्या होता है? तो शूट आते हैं प्लांट्स को, वो वहां पर आता है। उसका जो रेशियो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा साइटोकाइनिन का। ऑक्सीन क्या करेगा? रूट डेवलपमेंट और शूट डेवलपमेंट करेगा, और उसी के हिसाब से इसका वर्क चलेगा। तो दोनों का रेशियो वहां पर हमें बताना जो होता है वो पैरेलली चल रहा है। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, इनका रेशियो हम इंटरेक्शंस के दौर पर बता सकते हैं, दोनों को कंट्रोल करते हैं। मार्फोजेनिक डिफरेंशिएशन उनका रहेगा।
सीड की डोर्मेंसी रहेगी। इतना ही नहीं, डोर्मेंसी बढ़ाना, डोर्मेंसी रुकाना, सेल डिवीजन करना, ये भी उनका बेसिक वर्क होता है। ठीक है बेटा, ओके। ये क्या करेगा, डिले सेंसेशन क्रिएट करता है प्लांट्स के अंदर। थोड़ा रुकिएगा, यस। अब प्लांट्स के अंदर क्या करेगा, डिले सेंसेशन क्रिएट करेगा। सेंसेशन डिलेट होते हैं, अपाइकल डोमिनेंसी को कंट्रोल किया जाता है, और इसी वजह से डिले सेंसेशन की वजह से क्या हो जाएगा, तो डिले सेंसेशन की वजह से प्लांट्स के अंदर एजिंग ऑब्सेशन प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, और प्लांट्स ऑर्गन जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, है ना। ये रिचमंड्स ने रिपोर्ट किया था 1957 में, ये बात हम याद रखेंगे। और इसका बेसिक जो फंक्शन दिया है ना, वो सेल डिवीजन का दिया है, इसलिए इसे हम साइटोकाइनिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन बोलेंगे। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो, हमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो भी होते हैं उनका डेवलपमेंट करना, प्लांट्स का विड्थ बढ़ाना, और कैम्बियम सेल डिवाइड होते ही रहते हैं, तो कैम्बियम सेल डिवाइड होने की वजह से रिंग बनते हैं, तो उस रिंग की वजह से हम एज भी बता सकते हैं प्लांट का। तो ये उसका बेसिक वर्क हो गया। डोर्मेंसी ब्रेक तो करता ही करता है, जर्मिनेशन प्रमोट्स करता है, सीड का जर्मिनेशन बनाता है, और फाइनली देखो बेटा, ये रिवर्स अपाइकल डोमिनेंसी का इफेक्ट भी बताता है, और आरएनए सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन ऑफ द क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो भी कैम्बियम होते हैं वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो बताते रहता है, क्रिएट होता है। ओके, सो थोड़ा यहाँ पर लाइट जा रही थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। चलो अभी क्लियर हो गया सब कुछ, वॉइस वगैरह क्लियर है बेटा? यस, थोड़ा मैं क्लियर करवा रहा हूँ। देखो बच्चों के कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे, बच्चे कहाँ गुम हो गए हमारे। जस्ट हाँ, तो अब देखिएगा, अब इतना हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो हो गए साइटोकाइनिन के। अब देखते हैं बच्चे क्या क्या बोल रहे थे। यस बेटा, ओके, बहुत बहुत बढ़िया। यस कार्तिक बेटा, दीपाली, अजीत, ओके। सो ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद साइटोकाइनिन के बाद यहाँ पर तो हम 1957 को याद रखेंगे, इस पैराग्राफ में क्या करेंगे, 1957 को याद रखेंगे। तकरीबन सभी का फंक्शन नियर अबाउट सेम दिखाई दे रहा है बेटा, क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। यस बेटा, ओके, यस सोनाली बेटा, स्नेहा बेटा, कार्तिक बेटा, चंद्रशेखर, ओके। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। इथिलीन एक स्पेशल टाइप का हार्मोन है, जो गैसेस हार्मोन होता है, जिसे हम गैस रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो ये स्पेशल टाइप का हार्मोन्स रहने की वजह से, इसे गैसेस हार्मोन्स रहने की वजह से इसे थोड़ा ज्यादा वेटेज दिए वाला है। हर बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस होता है, और ये डेनी इन्होंने हमें सीधा सीधा ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पर बताया था 1924 में। फिर गेन जो राइपनिंग फ्रूट के अंदर, फिर गेन ने इसके बारे में रिपोर्ट भी किया था इफेक्टिवली 1934 में। और जो क्रॉकर थे उन्होंने प्रपोज किया है उसे 1930 में, बता दिया कि ये एक्चुअली इथिलीन ही है। ओके, सो इसका बेसिक वर्क है फ्रूट राइपन करना, फ्रूट के अंदर स्टार्च लेवल बढ़ाना। क्या बढ़ाना, स्टार्च लेवल इंक्रीज करना। तो ये इसका बेसिक वर्क है। ओके, तो ये फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन था। यहाँ पर देखो फ्रूट राइपनिंग, ये हमें यहाँ पर बताया। उसके बाद देखो इसी के साथ इसके कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें दिए हैं। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन से, तो जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिए वाले हैं उनमें राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग, यस फ्रूट राइपनिंग, ओके बेटा, यस ओके, यस
गौरी बेटा, यस बताऊंगा। ओके जस्ट बेटा, अब फ्रूट राइपनिंग कौन से फ्रूट है, जैसा कि बनाना है। ओके, बनाना के बाद एप्पल है, एग्जाम्पल देखो, और मैंगो। ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं, इस एग्जाम्पल के तौर पर ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अनब्लॉक करूंगा। ओके, फिर हमें एब्सिसेंस एक्टिविटी भी यहां पर दी है, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, ये बात, ये फार्मिंग करने के लिए। देन इथिलीन क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिट की करता है। जो लेटरल बर्ड्स आते हैं तो लेटरल बर्ड्स को इंक्रीज करता है और अपाइकल डोमिनेंसी क्रिएट करता है, यानी कि जो एपेक्स रहता है उसको रुका देता है और लेटरल साइड के जो भी बर्ड्स आ रहे हैं उनको ग्रो करता है ना। यस, फिर क्या करेगा, सेंसेशंस क्रिएट करेगा, और प्लांट्स के ऑर्गन्स के अंदर सेंसेशन क्रिएट हो गया तो प्लांट्स जो भी है वो एक्टिव बन जाते हैं और इनकी वजह से फ्लोरेशंस यानी कि फ्लावर आना, फ्रूट फॉर्मेशन होना, ये उनके वर्क बढ़ते हैं, है ना। फिर कभी कभी फ्लावरिंग को इनहिबिट भी करना पड़ता है, जैसा कि पाइनएप्पल लाइक जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए। और ये क्या करेगा, इपिनास्टी फॉर्म करेगा। इपिनास्टी यानी कि फ्रूट ड्रॉपिंग जो होता है ना, तो फ्रूट ड्रॉपिंग वहां पर बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा, इपिनास्टी जिसके अंदर फ्रूट ड्रॉपिंग है, लीव्स ड्रॉपिंग है, फ्लावर ड्रॉपिंग है, ये इंक्रीज हो सकती है। और कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी बढ़ती है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से बनाना लाइक, सिट्रस लाइक फ्रूट की जो है वो ड्रॉपिंग बढ़ सकती है। तो ये फ्रूट ड्रॉपिंग याद रखना है, फ्रूट, देन फ्लावर और लीव्स, इनकी ड्रॉपिंग। ओके, तो ये भी इनका बेसिक वर्क बन सकता है, जिसका हाई इफेक्ट भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी होता है। ओके, समझ आ रहा है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो एब्सिसिक एसिड आपके सामने दिया है, एब्सिसिक एसिड का वर्क क्या होता है देखेंगे। एब्सिसिक एसिड जो नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है, क्या है, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर्स, हॉर्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। हेलो, अनब्लॉक कर दे। ओके बेटा, अब देखो जो कॉर्न्स है एंड द एडिकॉट्स, इन्होंने 1961 और 1965 में हमें ये बताया था, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, 1961 और 1965। ठीक है, इतना ही नहीं है, कॉटन बॉल के अंदर पता चला, कॉटन बॉल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस मिला था वो था एब्सिंस, एब्सिसिंस। ओके, फर्स्ट सेकेंड दोनों भी हम वहां पर बता सकते हैं। तो वेरिंग ने 1963 में इसके बारे में हमें बताया था, और जो आइसोलेट किया था एसर से, ओके, जिसकी वजह से सी डॉर्मेंसी बढ़ रही थी, और डॉर्मेंसी बढ़ने की वजह से उसे हम डॉर्मिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डॉर्मिन। तो ये डॉर्मिन सब्सटेंस है, कौन सा, एब्सिसिक एसिड इज द डॉर्मिन सब्सटेंस। ओके, क्या है बेटा ये, यस डॉर्मिन सब्सटेंस है। ओके बेटा, दीपाली, गौरी, मोहम्मद, अजय, अचल, यस बेटा, ओके श्रावणी बेटा। चलो अब देखो ये बात यहां पर याद रखना है, डॉर्मिन वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एब्सिसिक एसिड जो है डॉर्मिन है, और इसी के साथ हम इसे आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस के अंदर देख सकते हैं। लेकिन कितने आइडेंटिकल सब्सटेंस के अंदर देखेंगे केमिकल, तो वहां पर हमें 2 आइडेंटिकल सब्सटेंस देखना है। कितने, 2, ये बात है याद रखना है। अब इसका बेसिक जो वर्क है, तो ये इससे एब्सिसिक एसिड हमने जो नाम दिया है वो प्लांट्स के अंदर इनहिबिट करता है ग्रोथ को, इसलिए हमने उसे एब्सिसिक एसिड नाम दिया है। तो ये लीव्स को भी सिंथेसाइज कर सकता है, फ्रूट को, उसके बाद रूट और सीड्स को भी सिंथेसाइज कर सकता है। केमिकली वहां पर 15 कार्बन होते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा। और ये भी 15 कार्बन जो होते हैं वो सिस क्वार्टर, जिसे हम टर्पेनॉइड्स बोलते हैं, सिस क्वार्टर टर्पेनॉइड्स, और यहां से ये मेल्बिनिक एसिड के तौर पर हमें मिलता है।
ये दो वर्ड स्कॉटोटर्पिनाइट और मेल्वेनिक एसिड, 2 पॉइंट याद रखिए। ओके, अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या दिए हैं? जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिए हैं उसको तो हमने पहले ही आपको बता दिया है। क्या बता दिया था आपको? हमने आपको बता दिया था कि एक्चुअली जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं तो उनमें से सबसे फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है वो है लीव्स, फ्रूट्स और जो भी सीड है इनके अंदर डॉर्मेंसी क्रिएट करना, डॉर्मेंसी क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद बर्ड डॉर्मेंसी को कंट्रोल भी करना, कंट्रोल भी करता है, ठीक है। और ये सब कुछ हो गया तो एक्सक्रिएटरी जो मटेरियल है ना बेटा, तो ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल रिमूव करना, ये उसका बेसिक वर्क हो गया, ठीक है। फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, आयन की मोबिलिटी बढ़ाना, जैसा कि पोटेशियम लाइक आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ाना, वैस्कुलर कैम्बियम इंक्रीज करना, कैम्बियम बढ़ाना, ये। और एब्सिसिक एसिड के तौर पर ये यहाँ पर देखिएगा, ये क्या करेगा, आयन मोमेंट जो भी रहेगा पोटेशियम का, इनफ्लक्स और एक्सप्लस दोनों भी, यानी कि पोटेशियम आयन को अंदर लाना और बाहर भी ले जाना, ये दोनों बातें यहाँ पर होती है। हो गया सब कुछ? ओके, अब देखो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना, ये भी वर्क चलता है यहाँ, स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट। कभी कभी स्टोमेटा को क्लोज भी करता है और ओपन भी करता है, लेकिन जब स्टोमेटा को क्लोज करता है तो वो एंटी ट्रांसपेरेंट वर्क रहेगा उसका। तो ये अच्छी तरह से हम देखेंगे, ये एडवांस कैरेक्टर इसका, जो स्टोमेटा को क्लोज रखता है उसे हम एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर हार्मोन स्ट्रेस क्रिएट करना, और हार्मोन स्ट्रेस हो गया तो एनवायरमेंटल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में प्लांट को मेंटेन भी रखना, ये भी उसका वर्क है। फ्लावरिंग को इनिबिट करना, लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उसके अंदर फ्लावर इनिशिएट करना और उसको इनिबिट भी करना, ये दोनों भी वर्क ये बेचारे के चलते हैं लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बन गया। तो इतना सब कुछ करेंगे हम इस प्लांट के अंदर। यस बेटा, समझ में आ गया? अजय, अचल, वेदांत, भूमिका। तो इस तरह से ये था टॉपिक। बच्चों देखो, आज हमने जो इस प्रकार से रहा, कल के सेशन में बच्चे वाले हम आगे के 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो जूलॉजी से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर एक्सपिरेशन एंड सर्कुलेशन रहेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर रहेंगे। सो बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से करना है। सो बहुत बढ़िया। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू बेटा, पोएट्री फैक्ट, थैंक यू सो मच। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर। वंस अगेन सबको इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक बात बताना चाहता हूं बेटा, आने वाले हर एग्जाम के लिए भगवान आपको बहुत सारी एनर्जी दे, जिस एनर्जी के साथ आप आने वाले हर एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सको और आने वाला हर दिन आपके लिए सुनहरा रहे। इसी तरह से प्यारे बच्चों का प्यार बढ़ते रहे और हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बेटा। यस, अजीत, प्रेरणा बेटा, अजय बेटा, कार्तिक बेटा, रचना बेटा, गणेश, वैष्णवी, श्रुति बेटा, पूजा बेटा, ओके, पोएट्री फैक्ट, चंद्रशेखर बेटा, ओके, अचल, साक्षी, दीपाली बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। तो श्रावणी बेटा, यस, ओके, रितेश, गणेश, उत्कर्षा, रोहित बेटा, वेदांत, अजय। तो चलो बच्चों, इसी तरह से मिलते रहना है, हमसे प्यार करते रहना है और इसी तरह से जुड़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। चलो बाबा, चलते हैं।